रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुशारका एसेट साइड की प्रोडक्ट पैसों के डिप्लॉयमेंट का तो कई मोड्स हैं, जो कि सात मोड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पैसे की डिप्लॉयमेंट का जिक्र है, उनमें से एक ऋण मुशारका। और पैसे की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत सामने वाले की नीड्स के एतबार से होती है। कस्टमर को जिस काम के लिए पैसों की नीड है, हम उस काम के लिए पैसे डिप्लॉय करते हैं। और कस्टमर की नीड्स तीन तरह की होती हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं इस प्रेजेंटेशन पर आऊँ, जस्ट कि आपको एक होलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ। कस्टमर की नीड्स तीन तरह की होती है। नंबर 1, तीन होती हैं और ये हसरे आकली है, चौथी कोई नीड नहीं है, ठीक है। पहली नीड कस्टमर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है? तो कस्टमर को वो खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कस्टमर का वो खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन, यानी खर्चा उस वक्त होगा जब अमल पैदाइश हो रहा हो, जब अमल पैदाइश रुका हो, खर्चा रुका हुआ। ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द production capacity activities, productional activities of the customer is called working capital requirement. Working capital requirement ये एक नीड है कस्टमर की। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप दो ब्रांचेस में आराम से तोड़ सकते हैं। कभी कभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन करनी है, इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो प्रोड्यूस होगा। उस रॉ मटेरियल के अंदर जो खर्चा होगा उसको वर्किंग कैपिटल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड नीड ऑफ कस्टमर क्या कहा जा सकता है। कभी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है, लेकिन उसमें कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होती। उसकी मिसाल है डायरेक्ट लेबर, नॉन प्रोक्योरमेंट। नॉन प्रोक्योरमेंट इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर। जूता बनाने की फैक्ट्री है, एक मुलाजिम है जो खड़ा हुआ है, उसका काम है जूते को सुई के करीब लाना है, और वो डेली वेजेस, वो उसकी तनख्वाह प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। तो वो तनख्वाह जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होगी वो वर्किंग कैपिटल में जाएगी, और ये डायरेक्ट लेबर की सैलरी है। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड रॉ मटेरियल परचेजिंग, रॉ मटेरियल परचेजिंग ये इसकी एक मिसाल है। ये एक नीड है कस्टमर की। दूसरी नीड कस्टमर की ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस इसको कहते हैं कि कस्टमर के वो खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड ना हो, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन होगी तब भी वो खर्चे होंगे, नहीं होगी तब भी वो खर्चे होंगे। मिसाल के तौर पर आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा है, एडमिन डिपार्टमेंट बैठा है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, जो अगर प्रोडक्शन डेज नहीं भी चल रहे हैं किसी कंपनी के, तो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है। जैसे अभी इंडस मोटर के हालात बिगड़े हुए हैं, नॉन प्रोडक्शन डेज बहुत ज़्यादा है, HR डिपार्टमेंट का खर्चा, सैलरी उसको देनी पड़ रही है, तो ओवरहेड एक्सपेंस है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसलिए इसको आप अगर देखें कि हजरत की किताबों में इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस में और दूसरी अंग्रेजी की जो किताबें। ओवरहेड एक्सपेंस को हजरत ने जो इस्तेलाह इस्तेमाल किया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा गया है। अकाउंटेंट्स इसको ओवरहेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। हजरत की किताबों में आपको ये टर्म्स नहीं मिलेंगी। हजरत की किताबों में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये टर्म मिलेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं तो यही डेफिनेशन है कि वो एक्सपेंस जो उस वक्त हो जब प्रोडक्शन हो, और जब प्रोडक्शन ना हो तो एक्सपेंस ना हो, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से इनडिफरेंट हो, प्रोडक्शन से बेनियाज हो, एक्सपेंस हो रहा है, ये ओवरहेड एक्सपेंस है। ओवरहेड एक्सपेंस प्रोक्योरमेंट रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नॉन प्रोक्योरमेंट होता है, लेकिन बहुत कम नॉमिनल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड हो सकता है। लेकिन हम चूंकि इतना नॉमिनल है कि हम इसको इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते, हम कहते हैं कि इसके लिए वही प्रोडक्ट यूज होगी जो एक नॉन प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्सपेंस की फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट होगी। तीसरी चीज़ जो बेसिक चीज जो मेजर एक्सपेंस है किसी भी कंपनी का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि जिसका बेनिफिट एक साल से
एक्सीड कर जाए, जिसका बेनिफिट 1 साल से एक्सीड कर जाए। तो जब किसी एक्सपेंस का बेनिफिट, हर एक्सपेंस का मकसद बेनिफिट हासिल करना हो, अगर किसी एक्सपेंस का बेनिफिट आउटलिव कर जाए 1 ईयर, वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये अमूमन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया जाता है, और क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हासिल होता है। जब भी लॉन्ग टर्म कहा जाता है तो अकाउंटेंट उससे 1 साल से ज़्यादा कैसे पूछते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, इसलिए लॉन्ग टर्म एक्सपेंस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ली जाती है। क्लियर? शॉर्ट टर्म एक्सपेंस के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हासिल की जाती है। इसलिए इसके लिए लॉन्ग टर्म नीड्स की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म मोड ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की ज़रूरत है, ये भी शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म प्रोक्योरमेंट रिलेटेड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्लामिक बैंक क्या करता है? मुराबाहा। नॉन प्रोक्योरमेंट बेस्ड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्लामिक बैंक इस्तिस्लाम, सलम, तिजारा। तिजारा कोई इस्तिलाह नहीं है, तिजारा ब्रांड नेम है। ये दोनों तो इस्तिलाहात हैं। तिजारा इज जस्ट अ ब्रांड नेम, इसको कुछ बैंक्स तिजारा कहते हैं, कुछ बैंक्स कुछ और नाम रखते हैं, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, ये प्रोक्योरमेंट, ये नॉन प्रोक्योरमेंट। ओवरहेड एक्सपेंस के लिए भी वही प्रोडक्ट्स होती हैं जो नॉन प्रोक्योरमेंट रिलेटेड वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस के लिए होती हैं, दोनों की प्रोडक्ट्स एक ही होती हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, इसलिए हमें इसके लिए ऐसा टूल, ऐसा मोड ऑफ फाइनेंस चाहिए जो फिक्स्ड रेट पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड ना करे, बल्कि फ्लोटिंग रेट पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे। और फ्लोटिंग रेट पर फाइनेंसिंग, मुराबाहा के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि फ्लोटिंग रेट का फाइनेंसिंग टूल बन सके, क्योंकि आपको चीज़ को जब बेचते हैं तो उसको रेट को फिक्स करना ज़रूरी है। इसलिए मुराबाहा इज नॉट अ फिक्स्ड रेट, इज नॉट अ फ्लोटिंग रेट फाइनेंसिंग टूल। प्राइस फिक्स करना ज़रूरी है। आपको कोई और टूल चाहिए, और वो टूल्स दो हैं, एक इजारा और एक मुशारका मुतनाक़िसा। मुशारका मुतनाक़िसा, ये दो टूल्स हैं जो मार्केट इस्तेमाल कर रही है फ्लोटिंग रेट पर फाइनेंसिंग करने के लिए। ये एक होलिस्टिक व्यू है जो इस वक्त मार्केट के एसेट साइड का। तो आपको देखें एसेट साइड में 1 2 3 4 5 6 टूल्स तो ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कस्टमर ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं आपको, वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म है, कस्टमर कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे पाऊंगा, 2 महीने बाद पैसे दे पाऊंगा, इसलिए मुराबाहा मेरे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि मुराबाहा को बेचते वक्त मुझे टेंडर का मुकर्रर करना जरूरी है। अभी कस्टमर कह रहा है हो सकता है मेरे पास पैसे आ जाए, मैं वापस कर दूं, फिर ले लूं, फिर वापस कर दूं, फिर ले लूं। इसको मार्केट 2 नामों से याद रखती है इस तरह की फाइनेंसिंग की नीड्स को। एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसको भी यही नाम दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या रनिंग फाइनेंस, ये 2 नाम है। तो ये एक दूसरी एक पैरेलल नीड ड्राइव हुई है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही की नीड है, लेकिन कस्टमर को टेनर नहीं पता, तो उसको रनिंग फाइनेंस कहा जाता है। और उसको ओवरड्राफ्ट भी कुछ लोग कह जाते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट कुछ किसी और चीज को भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट इसको भी कहते हैं कि आप अपने अकाउंट से जितने पैसे उससे ज्यादा निकाल लें। और यहाँ भी यही होता है कि कस्टमर अपने अकाउंट में जितने पैसे उससे ज्यादा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि बोरोइंग कर रहा है, उसके बाद फिर वापस जमा करा रहा है, फिर ले रहा है, फिर वापस जमा करा रहा है। ये दोनों नाम इसके होते हैं। रनिंग फाइनेंस के लिए मुराबाहा इज नॉट सूटेबल, रनिंग फाइनेंस के लिए सलम तिजारा भी सूटेबल नहीं है। इजारा और मुशारका मुतनाक़िसा भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। अलबत्ता रनिंग मुशारका इसकी प्रोडक्ट है जो कि रनिंग फाइनेंस की नीड को पूरा करे। तो हमारा जो कस्टमर की जितनी ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात में से हम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, रनिंग फाइनेंस की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। हम इसके ऊपर बहस नहीं कर रहे, हम इस पर बहस नहीं कर रहे। ये आपका एक होलिस्टिक ज़ूम्ड आउट पिक्चर आपके सामने क्लियर हुई। अब हम आते हैं रनिंग मुशारका की प्रोडक्ट पर। रनिंग मुशारका, आगे जाइए, आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए, और आगे जाए, जाते जाए। ये प्रोडक्ट नहीं है, आगे जाए। यस, देखिए रनिंग मुशारका एक शिरकतुल अक़द बेस्ड प्रोडक्ट है। शिरकतुल अक़द किसको कहते हैं, कौन बताएगा जल्दी से? व्हाट इज शिरकतुल अक़द? शिरकतुल अक़द कहते हैं कि माल माल और माल अमल तीनों के अंदर शिरकत का अक़द करने को शिरकत कहते हैं। फिर इसके आगे 3 किस्में। शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़द में क्या फर्क है? शिरकत में बेसिकली जो है वो अक़द के अंदर जो है जो स्टार्ट में लॉन्च होता है उसके लिहाज से होता है।
देखिए शिरकतुल अक़द की तारीफ जो आपकी खुद मुतून में लिखी है ना, आपके अगर अक़द के साथ हो कोई भी एग्रीमेंट शिरकत हो तो उसको अगर शिरकतुल अक़द कहेंगे, जो विरासत में या इस तरह मिल्कियत में खुद ब खुद मैंने और आपने मिलके गाड़ी खरीदी, अक़द किया नहीं, मैंने और आपने मिलके गाड़ी खरीदी जी, तो ये शिरकतुल अक़द है, शिरकतुल मिल्क है। मुनाफा कमाने के लिए नहीं की, तो इस वजह से वो शिरकतुल अगर मनफा तो जो मुतून की तारीफ है ना, मुतून की तारीफ वो जामे माने होती है ना। जी, जी, मुतून ने तारीफ की इसकी शिरकतुल फिल रिब्ही की है, शिरकतुल अक़द, बस खुलासा। अब शिरकतुल फिल रिब्ही जब कह दिया है उसमें खुद ब खुद पता चल गया कि शिरकतुल मिल्क निकलेगी। शिरकतुल मिल्क में शिरकत फिल रिब्ह नहीं होती। तो शिरकत फिल रिब्ह की बुनियाद पर जो शिरकत कायम की जाए कस्टमर के को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शिरकत कायम की जाएगी। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको आसानी के लिए यूँ समझें कि मैं बाटा कंपनी हूँ और मुझे अपना रोज़मर्रा के जो कारोबार है वो चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो वो पैसों की ज़रूरत में मुझे जावेद असा से ख़रीदने के लिए नहीं है। मुझे देखें, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको मालूम होगा कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो अकाउंटेंट्स कह रहे थे। जिस कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम सुना आप लोगों ने? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो 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 नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शिरकत करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे कि ये हिसाब को उठा लें आप। रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी क्या है? वो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा या एडवाइजरी देगा, फॉर एग्जांपल। ये दो हम कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर जो सब फ्लाइट खर्च हो रही है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सही है। ट्रेनिंग के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हो सकता है ये इस एक्टिविटी से कुछ कमा लें और एक्सेस कैश इनके पास खड़ा हो जाए, तो एक्सेस कैश को कहीं लगाएंगे ना। वो एक्सेस कैश को जो लगाने का काम है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अगर वो बैंक्स के अंदर किसी को फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दिया आपने उस कैश से, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लगाने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लें, प्लॉट खरीद के रख लें, कोई और जामिद असासा खरीद लें, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये बेस खरीद ली, ये एलसीडी खरीद लिया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें फाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड की, इन्वेस्टमेंट कर दी, ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगी। तो ये जो एक्टिविटीज हैं इसमें हम कस्टमर के साथ शरीक नहीं है। हम कस्टमर के साथ शरीक होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला पॉइंट तो। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हिसाब को छोड़ दें, बाटा की मिसाल पर आ जाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है चमड़ा खरीदना, चमड़ा खरीदने के बाद उसको प्रोसेस में डालना, उसके अंदर जो लेबर लगी हुई है वो अपने काम अंजाम दे रही है, लेबर की जो खर्चा है वो, मशीन जो जूता बना रही है उस मशीन का खर्चा, ये पूरा जो वर्किंग कैपिटल की पूरी चेन है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कंप्लीट वर्क इन प्रोसेस, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिनोट रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी असल में उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो पैसे आ गए उसको आपने फाइनेंसिंग कर दिया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। जो पैसे आ गए उसको आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में लगा दिया, डिप्लॉय कर दिया, या किसी और जगह में प्लॉट्स वगैरह खरीद लिए, एलसीडी खरीद ली, ये टेबल खरीद ली, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कंपनी का रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। बाटा कंपनी का रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़ और वॉट एवर लेदर प्रोडक्ट्स। उसका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ये नहीं है कि वो बैंक में पैसे रख कर कमाएगी। उसका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ये नहीं है कि वो जामिद असासों में पैसे रख के कमाएगी। उसका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है जूते बनाकर तो बेचकर कमाएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज जूते बनाने की एक्टिविटी है, दैट्स इट। तो इसका मतलब है हम शिरकत कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में,
इसका मतलब है कि हम उसके रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में शिरकत कर रहे हैं, हम फाइनेंसिंग में नहीं कर रहे हैं। चुनांचे अगर उसने सूदी बैंक में पैसे रखवा दिए तो हम उसमें शरीक नहीं है। हम जामिद असासों में पैसे लगा दिए, हम उसमें शरीक नहीं है। क्लियर? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऋणी मुशारका का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे है शिरकत के कवानीन और कवायद तो अपनी जगह है, आगे हैं, सही है। अच्छा, शरिया कंप्लाइंट अल्टरनेटिव टू रनिंग फाइनेंस है ये, ठीक है, रनिंग फाइनेंस का अल्टरनेटिव है, इजारे वगैरह का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का के नीड्स का अल्टरनेटिव नहीं है। क्लियर? पेमेंट बाय द क्लाइंट इज डन प्रोविजनली, ये एक बात अपनी जगह है, लेकिन इसको यहाँ पर आने से पहले ये क्लैरिटी है, ये तो प्रेजेंटेशन आप ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से अपनी तरफ मुतवज्जे करवाऊंगा। देखिए बात यह है कि जब भी आप शिरकत करते हैं तो शिरकत में कुछ टच पॉइंट्स होते हैं। टच पॉइंट का आपने शायद सुना हो, मार्केटिंग वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं। टच पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसको फोकस करना ज़रूरी होता है किसी चीज़ को इवेलुएट करने के लिए। जब आप किसी शिरकत के अंदर एंटर होते हैं तो उसका टच पॉइंट्स होते हैं कुछ, कि जिसमें आपको थोड़ा सा हसास होना पड़ता है, नज़ाकत के साथ चीज़ को देखना पड़ता है। तो टच पॉइंट शिरकतुल अक़्द के अंदर, शिरकतुल अक़्द नंबर 1 बुनियादी बात शिरकतुल अक़्द में यह है कि कुल सरमाया कितना है। ठीक है। नंबर 2 नफ़े का तनासुब क्या है। नुकसान का तनासुब कुल सरमाया से निकलेगा, क्योंकि कुल सरमाया में जितना जिस शरीक का सरमाया, कुल सरमाया पता चलेगा तो नुकसान का तनासुब खुद ब खुद निकलेगा। नफ़े का तनासुब क्या है, कुल सरमाया कितना है, यह है बुनियादी बात। ठीक है। एक और बात होती है, वो ये है कि तफारुज कैसे होगा। ये बुनियादी, ये टच पॉइंट्स हैं ऑफ एनी मुशारका व्हाटसोएवर। नफे का तनासुब, कुल सरमाया कितना है, ये निकालना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहम है। कुल सरमाया कितना है। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी कंपनी का कुल सरमाया निकालना है तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट देखेंगे। सरमाया की तायीन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देखेंगे। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से सरमाया कैसे निकालेंगे। इक्विटी से, इक्विटी इज सिंपल, सिंपल इक्विटी उठाएंगे तो इक्विटी इज कुल सरमाया। हम कुल सरमाए को रनिंग मुशारका में क्या बैलेंस शीट से नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते थे, लेकिन हमने जब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शरीक हैं, हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शरीक नहीं है। इसका मतलब है आप इक्विटी की फिगर नहीं ले सकते, क्योंकि इक्विटी की फिगर चली गई है इन्वेस्टिंग में भी, उसकी फाइनेंसिंग में भी और ऑपरेटिंग में भी। हमें निकालना है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी हमें फोकस करना है कुल सरमाया कितना है इस पर। ठीक है। कुल सरमाया में, कुल सरमाया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है सिर्फ, उसको निकालने का तरीका क्या है। तो उसको निकालने का तरीका बजाय बैलेंस शीट के हम अपनी फोकस तवज्जो को लेकर आएंगे इनकम स्टेटमेंट पर। सही है। हम बैलेंस शीट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि इनकम स्टेटमेंट से कैपिटल निकाल रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट से कैपिटल निकाल रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट से निकालना इसलिए भी रेलेवेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि हम देखें बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्नैपशॉट, इनकम स्टेटमेंट इज लाइक अ मूवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ है, ये इनकम स्टेटमेंट है। इसलिए आप जब इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं तो फॉर द ईयर लिखते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं तो एज ऑन लिखते हैं। इसका मतलब है स्नैपशॉट है, यहाँ तक कंपनी कैसे पहुंची है ये रेलेवेंट बात है, अभी इस वक्त इस तरह की है। ठीक है। तो टाइम बाउंड नहीं है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट टाइम बाउंड है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक पहुंची, और हमारा मुशारका भी टाइम बाउंड है, हम यहाँ से शुरू होंगे यहाँ पर खत्म होंगे। इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, इट्स वेरी नेचर ऑफ बीइंग टाइम बाउंड। इनकम स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। सही है। दूसरी बात, हम बैलेंस शीट पे इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम इक्विटी को नहीं ले सकते, हमने इक्विटी में शिरकत नहीं की है, हमने एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में शिरकत की है। अब हमें निकालना है इस वक्त के गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगे हुए कुल सरमाए को। ये निकालना हम इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि हमें ये तो पता है हमने कितने पैसे लगाए हैं, जी हमें ये मालूम है हमने कितने पैसे दिए हैं, जितने हम देंगे उतने हमने दिए हैं, लेकिन हमारा दिया हुआ पैसा कुल सरमाए का कितना प्रोपोर्शन है ये निकालना हमें जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉस हो गया तो लॉस तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। प्रोपोर्शन ही पता ना हो तो कैसे? प्रोपोर्शन पता होना डिपेंडेंट है कुल सरमाए के पता होने पर। जी अलबत्ता हमें अपना सरमाया पता है, तो हमें जब कुल सरमाया पता चल जाएगा हम उसमें से अपना सरमाया निकाल लेंगे, तो कस्टमर का सरमाया पता चल जाएगा, प्रोपोर्शन पता चल जाएगा, तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएगी। तो बेसिक टेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके ऊपर जाएंगे हम, लेकिन आखिर में जाएंगे, सही, क्योंकि हम पहले अपने तौर से इसको समझ लें और फिर देखते हैं कि ये बात जो इस वक्त हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, देखें इनकम स्टेटमेंट शुरू होता है। इनकम स्टेटमेंट के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? एनीबॉडी? बेसिक तीन ही बेसिक 3 है। कौन कौन से? ऑपरेटिंग ओपनिंग आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट। मुझे बहुत बेसिक्स पूछ रहा हूँ मैं, आप हेड्स के उसमें जा रहे हैं। बेसिक्स, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। बस नेट सेल्स निकाली होती फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला फिर आखिर में उसके एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट के टोटल 2 इंग्रेडिएंट्स, नंबर 1 रेवेन्यू, नंबर 2 एक्सपेंस। पूरी अकाउंटिंग 5 चीजों पर मुश्तमिल है। 2 इधर आ जाते हैं, 3 उधर चले जाते हैं। कहाँ? बैलेंस शीट। 3 बैलेंस शीट में चले जाते हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, और 2 यहाँ आ जाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकालना खुद ब खुद प्रॉफिट या लॉस आता है, इसलिए उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं। इनकम स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स, दैट्स इट, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ठीक है, अब मसला यह है कि फर्ज करें कि मैंने 100 रुपये लगाए, ठीक है, 100 रुपये लगाकर मैंने ये दो कलम खरीदे, तो उसके बाद ये कलम मैंने बेचे 120 रुपये के, और से सब मेरे साथ हैं। 100 रुपये लगाए, एक्सपेंस 100 रुपये, और मैंने बेचे कितने के? 120 रुपये के। अभी यहाँ तक बात पहुंची थी कि 120 रुपये जब मेरे पास आ गए तो मैंने 120 रुपये में 100 रुपये के दोबारा कलम खरीदे। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट क्या आएगा? ये 100-200 हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 मरतबा लागत उठा ली, और ये जो 120 है ये क्या हो जाएगा? 240। ये 2 मरतबा मेरी इन्वेंट्री घूम गई, तीसरी मरतबा घुमा रहा हूँ इन्वेंट्री को। ठीक है, समझाने के लिए मैंने 100 रुपये के दोबारा 2 कलम खरीदे और उनको दोबारा 120 का बेचा, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 360, लिहाजा मेरा आ गया प्रॉफिट। ये मेरा साल ऐड हो गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब नीचे जो हेड्स हैं उसको छोड़ें, वो अलग बात है। मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है? 100 रुपये। एक्सपेंस कितने नजर आ रहे हैं? 300। इसका मतलब है एक्सपेंसेस आर इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ द साइकिल, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री जितनी मरतबा घूम जाएगी, जो कि अच्छा कारोबारी होने की दलील है, इन्वेंट्री ज्यादा मरतबा घूम जाए, जितनी मरतबा घूम जाएगी उतनी ज्यादा एक्सपेंसेस में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, हवा भर रही है गोया के। अब इसको वर्किंग कैपिटल तक पहुंचाने का तरीका क्या है कि आपकी जो जितने टाइम्स में चीज घूम गई है, और ये सिर्फ इन्वेंट्री नहीं है, ये 300 उस वक्त आएंगे जबकि मेरा रेवेन्यू रिसीव भी हो रहा हो। अगर रिसीवेबल में फंसा हुआ है तो ये मैं 300 पे कर नहीं पाऊंगा। इसका मतलब है ये बढ़ रहा है अगर, तो मेरा रिसीवेबल एंड कैश भी हो रहा है। तो मुझे 2 चीज़ों को देखना होगा कि मेरा जो कैश साइकिल है वो कितने दिन में दोबारा घूम के वापस आ रहा है। तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें देखनी है हमने, एक इन्वेंट्री कितनी मरतबा घूम रही है, दूसरा रिसीवेबल कितनी मरतबा घूम के आ रहा है। तो टाइम्स ऑफ साइकिल, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं, फर्ज करें यहाँ पर कितनी मरतबा हुआ है? 3 मरतबा। अगर मैं 300 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। बेसिक्स, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, इस बेसिक को जब आप, ये इसलिए बेसिक्स में आसान लग रहा है क्योंकि ये मिसाल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। लेकिन जब आप किसी कंपनी के पास चले जाते हैं, वहाँ अकाउंटिंग की कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये 3 लाते हैं आप असल में, कि मैं इसको किस हिस्से से डिवाइड करूं कि ये वर्किंग कैपिटल निकले। कॉन्सेप्ट ये होता है।
बकिया फॉर्मूला कितना मुश्किल हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने देखना होता है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये 3 लाना था, और ये 3 जो है वो टाइम्स आप निकालते हैं, कितने टाइम्स घुमा है उससे आपने डिवाइड कर दिया। वो है कि COGS है, उसके अंदर जितनी हवा थी वो सब आपने सुई चुभोकर निकाल दी, उससे आपका वो वर्किंग कैपिटल निकल के आया, वो वर्किंग कैपिटल निकल के आया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगा हुआ है। क्योंकि COGS में कोई ऐसी चीज नहीं आती कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगी हुई हो। COGS तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीज बिकी है उसकी कॉस्ट। इसका मतलब है इसमें इसकी कॉस्ट थोड़ी आएगी COGS में। इसका मतलब है फाइनेंसिंग आपने ले ली है, फाइनेंसिंग ले ली है, तो फाइनेंसिंग का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो COGS में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिर्फ और सिर्फ चीज की। इसका मतलब है बाटा ने जो चमड़ा खरीदा है उस चमड़े की कॉस्ट आ रही है, या उस चमड़े से जूता बनाने के ऊपर लेबर जो लगी है उसकी कॉस्ट आ रही है। तो वर्किंग कैपिटल का बहुत जबरदस्त डिनोट करने वाली और रिप्रेजेंटर वर्किंग कैपिटल का COGS होता है। लेकिन मसला ये होता है कि COGS बड़ा नजर आ रहा होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी साइकिल्स ऑफ इन्वेंट्री, इस वजह से बड़ा नजर आ रहा होता है। उसको हमने पिचकाना है, और पिचकाने के लिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक बात तो ये हुई, इससे आपको क्या पता चलेगा, 100 इज व्हाट, 100 is your working capital, 100 is total investment, total capital of मुशारका, total रसूल माल 100, total मजमूई रसूल माल आपका निकल के आ गया, ये है 100। अब इसमें आपने कितने लगाए तो बैंक देख ले पूरे साल में एवरेज उसके कितने पैसे फंसे रहे हैं। तो फर्ज करें 30 रुपए फंसे रहे हैं, फर्ज करें तो 30% बैंक का हो गया, 70% कस्टमर का हो गया, एज सिंपल एज दैट। सही है। अब ये असल मकसद तो इसको प्रोपोर्शन को निकालने का ये है कि जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट हो, ये है बेसिक पर्पस। लेकिन यहाँ पर रनिंग मुशारका के सिनेरियो में हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पर्टिकुलर सीलिंग तक प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सुनी मेरी बात आप लोगों ने? वैसे तो इसका मकसद होता है लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए। रनिंग मुशारका में और शिरकत और अपना आपको मालूम है कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ऐसी बनी हुई है कि हम इसमें एक पर्टिकुलर सीलिंग तक हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी एज पर द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना मुफीद हो गया यहाँ पर हमारे सिनेरियो में, ठीक है। अलबत्ता उस सीलिंग के बाद हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। कस्टमर को सारे तकरीबन सारा दे देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, अपने लिए बहुत कम नॉमिनल रख लेते हैं। क्लियर भी बात? अलबत्ता एक पॉइंट रह गया, वो ये कि सीलिंग कैसे निकलती है, ठीक है। सीलिंग कैसे निकलती है? सीलिंग से नीचे प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट, सीलिंग से ऊपर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन सीलिंग कैसे निकलती है, ये पॉइंट है। सीलिंग निकलती है इस तरीके से कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट यानी ये 100 इसको लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड रेट है उससे, एक्सपेक्टेड रेट से, यानी कायबोर कह लें इसको, एक्सपेक्टेड रेट के बजाय कायबोर, सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ मुशारका, फॉर एग्जांपल 80 डेज का मुशारका, और डिवाइड करते हैं 360 से जो कि टेनर। इससे जो जवाब आता है टोटल इन्वेस्टमेंट, इससे जो जवाब आता है वो सीलिंग पॉइंट होता है आपका। इससे सीलिंग निकली। इस सीलिंग के नीचे नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट में होती है। इस सीलिंग से ऊपर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ तक की बात हो गई है। अब तो तकरीबन आप इस प्रोडक्ट को समझ चुके हैं, अभी तक की बात को अगर समझे तकरीबन समझ चुके हैं। अलबत्ता आप एक पॉइंट नहीं समझे, वो अभी हम उस पर आए नहीं, वो ये कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में यानी आखिर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, प्रॉफिट किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें ज़ाहिर है प्रॉफिट जब भी निकलता है ना, जब भी आप प्रॉफिट बोलते हैं तो आप बैन सतूर में ये कह रहे होते हैं कि इसमें मैंने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तभी प्रॉफिट आता है ना। तो एक्सपेंसेस कौन से माइनस करेंगे कौन से नहीं करेंगे, ये बात है। तो बाज मर्तबा COGS ऐसा एक्सपेंस का हेड है, ये वाला एक्सपेंस में जो COGS है, इसमें बाज चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड कर दी जाती हैं अकाउंटिंग में। हकीकत में
वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं होती है। COGS में बात सीधे अकाउंटेंट अपने तौर से डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर डाल देंगे कि रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ टूल्स जो औजार रखे हुए ना, औजार की रिपेयर और मेंटेनेंस के अखराजात उसमें डाल देंगे। अब सवाल ये है कि औजार हैं किसके? हम जामिद असासों में तो शरीक नहीं थे। जब जामिद असासों में शरीक नहीं थे तो उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के अखराजात मैं क्यों उठाऊं? मेरी तो चीज़ नहीं है वो। मैं जिस चीज़ में शरीक हूँ उसके अंदर उसके अखराजात मैं उठाऊंगा। इसलिए बाज़ मरतबा COGS को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना COGS में आ रहा होता है उतना नहीं लेते, बल्कि कम लेते हैं। ये रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है बैंक के लिए, क्योंकि जब COGS को आप कम लेंगे तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो रिस्क पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, और वैसे शरई एतबार से ज़रूरी भी है कि एक चीज़ जब मेरी है नहीं तो मैं उसके एक्सपेंस क्यों उठाऊं। क्लियर जी? अच्छा, तो मेरा ख्याल है हम इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। देखें इसमें पीछे देखें, ये वाली स्लाइड मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये जस्ट टू गिव यू अ बिट इनसाइट कि जैसे आप फर्ज करें बाटा हैं और आप मेरे पास आते हैं कि मेरे साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो फाइनेंसिंग का, तो मैं सबसे पहले जो आपका काम करूंगा ना, तो वो ये करूंगा कि आपकी लिमिट अप्रूव करूंगा। अब मैं आपको कितने पैसे दूंगा ये डिसाइड करना है मैंने। ये डिसाइड करना एक कम्बरसम प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैं आपको साल में कितने पैसे दूंगा। अब वो अप्रूवल पूरा जाता है, तमाम डिपार्टमेंट्स में घूमेगा, क्रेडिट अप्रूवल आपका रिस्क के पास भी जाएगा कि आपके अंदर कितनी पसली है। कि ऐसा तो नहीं मैं आपको 1 अरब रुपये उठा के दे दूँ और फिर आप भाग जाएं या डिफॉल्ट कर जाएं। आपकी कैश फ्लोज को देखकर फैसला करना होता है। रनिंग मुशारका के अंदर आपको मैं कितने पैसे दूंगा, इसमें जो मार्केट का तरीक़ाकार है वो ये है कि आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको उठाते हैं, 4 साल की एवरेज इन्वेंट्री, और आपका जो एवरेज रिसीवेबल है 4 साल का वो उठाते हैं। इन दोनों फिगर्स को जमा करते हैं, जो टोटल आता है उसका 70% आपकी लिमिट होती है। ये अमाउंट, ये एक फार्मूला, ये एक तरीक़ाकार है, क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जो हमारी शिरकत का माकूद अलैह है। असल में यही वो दो चीज़ें हैं जो हमारी शिरकत का माकूद अलैह है। हम एवरेज इन्वेंट्री उठाते हैं और एवरेज रिसीवेबल उठाते हैं 4 साल के, और उसका जो टोटल आता है उस एवरेज का टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट एंड टोटल एवरेज इन्वेंट्री प्लस टोटल एवरेज रिसीवेबल, उसका 70% आपकी लिमिट होती है। तो ये आपकी मिसाल अगर आप मिलियंस में देख लें तो 100 मिलियन, 120, 130, 140, एवरेज आया 123 इन्वेंट्री का। रिसीवेबल के 4 को उठाया, एवरेज आ गया 31। 154 टोटल हुआ, उसका आपका जो 70% है 108 मिलियन आपकी लिमिट है, ज़्यादा नहीं। ये एक मार्केट में चल रहा है। तब तक कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो 3 साल का एवरेज ले लेते हैं, कुछ होते हैं 5 साल का ले लेते हैं, वो इंटरनल उनका डिस्कशन होती है उसके मुताबिक प्लीज डिपार्टमेंट। लेकिन एवरेज लेके इन दो चीज़ों को लेना ये इस प्रोडक्ट का पार्ट है। ये कोई शरई बात नहीं है, ये एक इंतजामी फैसला है कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा पूरे साल में। ठीक है, ये अच्छा ज़रूरी भी है इसको देखना, शरीयत एतबार से भी मैंने कह दिया शरई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको रिफ्रेज करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने फर्ज करें इसको नहीं लिया और आपने अलग टप इसको बहुत बड़ी लिमिट दे दी, तो कस्टमर हो सकता है इतने पैसे ले ले आपसे जो उसका वर्किंग कैपिटल ही ना हो। आप उसका वर्किंग कैपिटल ही नहीं है उतना जितने पैसे उसने आपसे ले लिए हैं। तो वर्किंग कैपिटल तो इसका है टोटल 100 मिलियन, आपसे उसने ले लिया 500 मिलियन, तो कहाँ जा रहा है? मतलब फिर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको 100 मिलियन दे दिया, बकिया 400 उसके ऊपर कर्जा है, फिर तो उसके ऊपर कर्जा है। फिर शिरकत किस बात में होगी? शिरकत तो जिस चीज में हो रही है उसका साइज ही 100 मिलियन है, उस 500 मिलियन कैसे ले रहा है? तो ये एक पॉइंट है जो कि काबिल गौर है, यानी इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि टोटल लिमिट कैसे अप्रूव होगी। नेक्स्ट करिएगा। 70% की वो क्यों की? बस ये एक एडहॉक बेसिस पर है, इसका कोई वो नहीं। आपको बताया कि अगर उसका वर्किंग कैपिटल 100 रुपये ले लिया उसने 300 रुपये, तो जो बाकी है ये कर्ज के ज़माने में इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये शिरकत के उसमें आएगा नहीं। अगर शिरकत के उसमें आएगा नहीं तो हम ये तो कह सकते हैं कि अनयूटिलाइज्ड है वर्किंग कैपिटल।
है तो शिरकत की बात, अकद उस पे हो चुका है लेकिन ये कि इस्तेमाल नहीं हो इस्तेमाल रहा, नहीं हो रहा। कल को रेवन्यू जनरेट नहीं होगा उसमें। इस सवाल का जवाब ये है कि इस पूरी प्रोडक्ट का एक प्री रेक्विजिट है, वो ये है कि कस्टमर के बुक्स पर जितना भी कैश नज़र आ रहा है उसमें हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है। ये इस प्रोडक्ट का बुनियादी प्री रेक्विजिट है, और कस्टमर की बुक्स में जितना भी कैश नजर आ रहा है उसमें हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं। ज़ीरो हिस्सा है। और ये पूरी शिरकत जो हमारी मिल्कियत है वो सिर्फ और सिर्फ काइंड में है, कैश में नहीं है। नहीं हाँ नहीं, अगर हम भी कह रहे हैं कि ये काइन में है तो हमारी जो शिरकत है, जो बुनियादी शिरकत के तकाज़े हैं अहनाफ के नज़दीक, उसमें जो नकूद की साथ शिरकत होगी, अहनाफ के उस पे नहीं है ये शिरकत, ट्रेडिंग शारका इज नॉट बेस्ड ऑन। तो हमने गोया कि पहले उसको वकील बनाया कि वो सामान खरीदेगा। नहीं, उसने यही आपने अच्छी तरफ ले गए। इसका जो फिलॉसफी है वो ये है, जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है, वो ये है कि जब मैंने उसको पैसे दिए तो मेरे पैसे देने से मैंने उसके वर्क इन प्रोसेस का प्रोपोर्शनेट हिस्सा परचेज किया असल में। ठीक है, और परचेज करके मैंने वो जो रासुल माल जो अरूज हैं उनको उसकी हिस्टोरिक वैल्यू पर इंजेक्ट किया। ये मेरा जो रासुल माल है वो अर्ज की शक्ल में अंदर गया। उसके बाद कस्टमर ने जो अपने पैसे मिलाए वो भी अर्ज की शक्ल में ही मिलाए। और कभी भी अगर ये अर्ज कैश में कन्वर्ट हुआ तो वो कैश भी बैंक का नहीं होगा, बल्कि उस कैश को ये समझा जाएगा कि उस कैश के मिलते ही वो कस्टमर का हो गया है वो कैश, और उस कैश के बकदर कस्टमर का प्रोपोर्शन ऑफ वर्क इन प्रोसेस में कम हो गया है। और अब जो उस कैश से वो मजीद इन काइंड असासे खरीदेगा और उसमें इंजेक्ट करेगा वर्क इन प्रोसेस में, तो वो इन काइंड इंजेक्ट हो रहा है। कभी भी कैश जो भी आएगा वो बैंक का नहीं होगा। ये इसका बेसिक समझने प्री रेक्विजिट है। अगर हम ये ना करें, फर्ज करें हम ये कहें कैश में भी हम शरीक हैं, तो इसको सोचा गया, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई कि फिर हमें कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है गलत जगहों पर, उन इन्वेस्टमेंट्स को प्योरीफाई करने की तरफ भी जाना पड़ेगा। और इस तरीके से कस्टमर जो कर्जे ले रहा है नाजायज़, हम उस पर भी उसको कदगन लगाएं, तो जो कर्जे ले रहा है वो कस्टमर का अपना फेल है। जो कर्जे लेने का हम क्यों पसंद नहीं है, वो उसका अलग फेल है, वो उसका अपना फेल है। लेकिन ये कि मतलब हम अगर उसकी तमाम बैलेंस शीट में शरीक हो जाए, उस वक्त की बात है। पूरी बैलेंस शीट में शरीक हों तो ज़ाहिर है पेबल्स भी हमारे होंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी होंगी, तो कर्जे भी जो लेगा वो हमारे वकील के तौर पर ले रहा होगा, तो हमारी तरफ निस्बत होगी, तो हम उसको कम से कम नोट ऑफ डिसेंट दें, जिस तरह हम शेयर्स में देते हैं, उसको भी हमने यहाँ से एग्जाम्प्ट कर दिया, कोई नोट ऑफ डिसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने चूँकि पूरी बैलेंस शीट में शिरकत नहीं की, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शिरकत की, उसमें भी सिर्फ आराज में शिरकत की, उसमें हमने कैश में शिरकत बिल्कुल नहीं की। क्योंकि जैसे ही बिकेगा वो माल, बिकते ही जो कैश आएगा वो कैश में अगर हम शरीक हो जाएं उस बैलेंस शीट के, तो नतीजा ये होगा कि उस कैश को जब उसने इन्वेस्ट किया तो हमारा कैश भी इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए हम और उस वो इन्वेस्टमेंट अगर नॉन कंप्लाइंट है तो उससे जो प्रॉफिट है फिर हमारे ऊपर लाजिम होगा कि वो प्रॉफिट प्योरीफाई करें। इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखने के लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही थी उस वक्त ये सोचा गया कि हम सिर्फ आराज में शिरकत करें, हम नकूद में शिरकत करें ही नहीं। और जैसे ही आराज नकूद में बदलेंगे तो नकूद में बदलते, जैसे फर्ज करेंगे मोबाइल है, इसमें मैं और आप शरीक हैं, जैसे ही आप वर्किंग पार्टनर हैं, जैसे ही आप ये मोबाइल बेचेंगे इन भाई को, तो उसमें जो पैसे आपके पास आएंगे वो पैसे फौरन आपके हो जाएंगे। हालांकि उसूलन मोबाइल के अंदर मुतनासिब मिल्कियत है तो पैसों में भी मुतनासिब मिल्कियत होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो पैसे आपके पास आएंगे उस वक्त हम ये समझेंगे कि आपने अपना असासा जो बाद वाले आराज में है वो मुझे बेच दिया और उसके बदले में वो पैसे रख दिए, तो आपका प्रोपोर्शन अगले असासों में, अगले वर्किंग प्रोसेस में कम हो जाएगा, मेरा प्रोपोर्शन अगले वर्किंग प्रोसेस में बढ़ जाएगा। तो मेरा हमेशा स्टेक आराज में रहेगा, मेरा स्टेक कभी भी कैश में नहीं रहेगा। यार इसके लिए एक और एक प्रीरिक्विजिट ये है कि इन्वेंट्री किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो नहीं होगी, जरूरी है, एंड वर्क इन प्रोग्रेस की भी जो चीज़ है वो भी जरूरी जीरो नहीं होगी। जरूरी है। अगर वो आप बैचेस में कर रहे हैं, अगर मैं बैचेस में कर रहा हूँ शिरकत कि ये बैच नंबर 10 है, इसकी प्रोक्योरमेंट जितनी भी होगी और रूज
उसमें शिरकत होगी, जैसे ही वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, फिर जैसे ही वो सेल होगा तो उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए। इन्वेंट्री हमेशा कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, और इतनी रहनी चाहिए कि जितना हमारा हो, हो। जितना हमारा हो। इसीलिए हमने इसको 70% तक किया है, ये क्वेश्चन रखने के लिए। ये बेसिक इसकी फिलॉसफी है जिस पर ये पूरा सिलसिला खड़ा है। और ये जब भी प्रोडक्ट हमारी भी जितनी भी जगहों पर हमने प्रोडक्ट अप्रूव किए हैं वहाँ पर ये कहा है कि शिरकत फिल आराज है, सिर्फ शिरकत फिल नकूद है ही नहीं। और अगर बैलेंस शीट पर कहीं कैश नजर भी आएगा वो कैश भी हमारा बिल्कुल नहीं होगा, हमारा उससे कोई इसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो इस पर ये एतराज होता है कि इसमें हम प्योरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो प्योरीफाई हमारे ऊपर करना लाजिम नहीं क्योंकि हम उसमें शरीक नहीं है। और थोड़ा सा आगे जाएं इसमें। अच्छा, इसमें हम तकसीम नहीं कर सकते कि अगर हम ये कहते हैं कि यार जितनी भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, अगर एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो कुछ शरिया कंप्लाइंट है और नॉन शरिया कंप्लाइंट भी है, और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये जैसे शो स्टॉपर नहीं लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट होंगी उसमें हम शिरकत करेंगे, जो नॉन शरिया कंप्लाइंट होंगी उसमें शिरकत नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं आप उनको अब ये कंडीशन लगाई है शिरकत में। हाँ। तो अब अगर मेरे पास किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरी अगर गुड्स कैश में कन्वर्ट हो रही है तो मेरा वो थ्रेड कि वो नॉन कंप्लाइंट रेवेन्यू में जा रहा है वो उस हवाले से बचा रहेगा। ये सही है आपकी बात, क्या आपकी बात सही अगर हम एनालिसिस कर लें उसकी कर सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट्स का और उसमें अवेलेबिलिटी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं ये कहता हूँ कि रादर देन पुटिंग दिस शो स्टॉपर कि कैश नहीं होगा हमारा, हम ये कहते हैं कि हम जितनी भी कैश की इन्वेस्टमेंट्स होगी वो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यू में हमारी शिरकत के साथ खास होगी। तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कैश कन्वर्ट होता है और वो जाकर नॉन शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यू में भी जाके इन्वेस्ट करता है तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि जो उसकी शरिया कंप्लाइंट रेवेन्यूज है वहाँ से मैं शेयर उठाता चला जाऊँगा रादर देन पुटिंग इट। लेकिन इसमें ये बात सही है आपकी, ये कर लेंगे हम, ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जब आप पैसे डालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं या वो पूरी बैलेंस शीट में डाल रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आप वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं और आप वाला मॉडल ले लें कि आप इन्वेस्टमेंट्स में शरीक हो जाएं, उसमें फिर वर्किंग टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है ना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक फॉर्मूला तो मैंने अभी पढ़ाना है, वो है बड़ा लंबा सा, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज डिवाइडेड बाय मुशारका टेनर मल्टीप्लाई बाय COGS प्लस मल्टीप्लाई बाय COGS एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंटिंग की बुक में मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा। ये बहुत मुश्किल फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले का हासिल ये है जो मैंने आपको बताया है, आसान, देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन आप जो जिस मॉडल पे जा रहे हैं ना उसमें आपको फार्मूले को मॉडिफाई करना होगा। सिंपल अकाउंटिंग की नॉर्मल बुक उठाएं, उसमें देखें, बल्कि गूगल करें हाउ इज वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड। सही है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपके मॉडल पर ये फॉर्मूला चल जाएगा, आप क्या मैं वर्किंग कैपिटल में शरीक हूँ, इस फॉर्मूले से टोटल इन्वेस्टमेंट निकलेगी, फिर उस फॉर्मूले पे नहीं जाना होगा। सही है, आपको थोड़ा सा मैं एंगेज करूँगी एक चीज़ के अंदर। हाँ जी इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट जो बनती है ना तो हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से, बल्कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ होगी, कई मरतबा निज़ाम बैंक में और भी कई बैंक्स में हमारे पास जब केस आता है तो हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला फार्मूला ज़्यादा फीजिबल है, खासतौर पर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। सर्विस इंडस्ट्री में तो इन्वेंट्री नहीं है और आराज में आप कैसे शरीक होंगे। अब आप कहते हैं नोट ऑफ डिसेंट दे रहे हैं, हम आपको एब्सोल्यूट नोट ऑफ डिसेंट हर साल नहीं देंगे, हम आपको एब्सोल्यूट नोट ऑफ डिसेंट अविजन दे रहे हैं कि भाई हम आपके उसमें शरीक नहीं है, नाजायज हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स, हम इसकी बुनियाद पर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, बाकी प्रोसीजर वही रहता है। ओके, बाकी प्रोसीजर वही रहता है, सिंपल है। अच्छा, नोट ऑफ डिसेंट में और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स शरिया कंप्लाइंट है तो वहाँ पर हम एक कंडीशन भी डाल दें शिरकत को कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो और वो उसमें हाँ बिल्कुल उसमें हम शरीक हैं, अलबत्ता नॉन कंप्लाइंट में हम शरीक नहीं है, बल्कि हम उस पर राजी भी नहीं, वो आप अपने तौर से करना। तो गोया कि सराहतन हमने अपने वकील को
उस काम से मना कर दिया, फिर भी वो मुखालफत कर रहा है, तादी होगी। तो वो तो उसका मसला है, वो हमारी तरफ मंसूब नहीं होगा। और मैं आपको एक जुमला मुतरिदा बोल के जा रहा हूँ, लेकिन इस पर अभी तक मार्केट नहीं है। तो ये कि हम जो नोट ऑफ डिसेंट दे देते हैं ना शेयर्स की मार्केट में, उसूलन नोट ऑफ डिसेंट देने के बाद डिविडेंड वेरिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए हम पर, उसूलन। ये बल्कि इस पर तो आपसे बात हो चुकी है मैं अपडेट ही था, इस पर तो आपसे बात हो गई, क्योंकि वो हमारी तरफ मंसूब ही नहीं है। लेकिन अच्छा, इसमें ये अगर हमने फजूली की बहस में देखा था, फजूली भी तो एक तरह का वकील होता है ना, तो अगर वकील आपके शराइत से तादी कर जाए तो उसका अमल उसकी तरफ मंसूब हो जाएगा ना सारा का सारा। हमारा नहीं है, सारा उसका है। ये चाहे सर्व कर दो, सब में बना हम मुझे बताओगे वो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा ये एक देखें जरा, इसको हल्का सा, यार एक सैंडविच नहीं मुझे नहीं, मैं बिल्कुल जितना एनर्जेटिक हूँ ना बिल्कुल लेट जाऊँगा, जानबूझ के नहीं खाता मैं, जब ट्रेनिंग होती है ना बिल्कुल नहीं, ताकि थोड़ा ट्रेनिंग के बाद तो चल जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद, हाँ उसके बाद तो लेट जाए 2 बजे आप कुछ खा लें तो फिर देखें। ये सारे हेड्स हैं, COGS का जूम्ड इन पिक्चर है, जो एक्सपेंस है ना जी इसको जूम इन करके दिखा रहा है। ये एक्सपेंसेस अक्यूमुलेट होते हैं और उसके बाद ये फिगर आती है 300 की। इसमें आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमारी मिसाल के अंदर रॉ मटेरियल डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ये मेरा है, आराज में शिरकत है ना, जी तो ये मेरी चीज है, लिहाजा इसके एक्सपेंसेस तो मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो ये मुशारका का पार्ट बनेंगे, फॉर मुशारका राइट साइड पे लिखा है, और जो एक्सपेंसेस है उधर है। प्रोसेसिंग चार्जेस ये सारे के सारे हमने ले लिए हैं, व्हाटएवर प्रोसेसिंग के, लेकिन ये प्रोसेसिंग चार्जेस एक वेरिएबल टर्म है, कुछ भी हो सकती है, किसी भी किस्म के हो सकते हैं। वो प्रोसेसिंग चार्जेस जो हमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में लग गए हैं। सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स देखें, इसमें फिगर 1116 की फिगर है, इसको हमने कितना लिया है 983, इसलिए कि हो सकता है, इसलिए कि हमने जब सैलरीज के अंदर नोट्स पे गए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हमें पता चला कि सैलरीज और वेजेस में बात वो सैलरीज हैं जो डायरेक्ट लेबर नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर आपको मालूम है कि वो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन से हटके भी होता है, ठीक है। तो वो हमारा मसला नहीं है, वो ऐसा खर्चा हो गया जिसकी मनफात हमें नहीं मिली सिर्फ, बल्कि किसी और को भी मनफात मिल गई, तो इसलिए उस एक्सपेंस को हमने एक्सक्लूड किया। क्लियर हुआ? स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स कंज्यूम्ड, देखें स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स ये सारे जामिद असासे ही थे असल में। मिसाल के तौर पर पाना है, मिसाल के तौर पर प्लास है, ये सब चीजें कंज्यूम हो गई। जाहिर है वो स्क्रू ड्राइवर है, ये सब चीजों में तो मैं शरीक ही नहीं था, मैं तो शरीक था उसकी ऑपरेटिंग वर्क इन प्रोसेस में शरीक था, तो ये वर्क इन प्रोसेस में शामिल नहीं है, इसलिए हमने इसको मुस्तस्ना किया। पैकिंग मटेरियल कंज्यूम को हमने ले लिया है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में शामिल है। वो तो जूता जब बनता है तो पैक होके फिर निकल रहे हैं, जूते की मिसाल हटा दें, चाय की पत्ती वगैरह को ले लें, तो उसमें वो पैकेज में जाकर लिप्टन वाले उसको फाइनल प्रोडक्ट बनती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसको देखें एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस चीज की होगी, जामिद असासों की तो होगी, टूल्स की होगी, उस हमारी इन्वेंट्री की थोड़ी रिपेयर होनी है, हम तो इन्वेंट्री में शरीक हैं, तो रिपेयर में तो हम शरीक नहीं होंगे। फ्यूल एंड पावर इसमें हम शरीक होंगे, गैस वैस का खर्चा आया, ये हमारी डायरेक्ट वो है। इंश्योरेंस और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स और डेप्रिसिएशन को देखें हमने हटा दिया है। डेप्रिसिएशन आपको पता है, डेप्रिसिएशन 2 तरह की होती है। डेप्रिसिएशन को अकाउंटेंट्स बाज मर्तबा फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन को एक ले रहे होते हैं सीओजीएस से नीचे, एक सीओजीएस के अंदर एक डेप्रिसिएशन होती है, सही है। डेप्रिसिएशन 2 तरह की है, और अकाउंटेंट ये कह रहा होता है कि डेप्रिसिएशन जो सीओजीएस के अंदर आ रही है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनाता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन होती किसकी है, होती तो फिक्स्ड एसेट की, और फिक्स्ड एसेट हमारा नहीं है, लिहाजा इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से यहाँ पर आ गया, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। शरई एतबार से ये काबिल मिन्हा इखराजात में शामिल नहीं है। आगे जाइएगा, देखें ये बहुत बुनियादी स्लाइड है, ये वो स्लाइड है जो इसकी जान है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रासुल माल इस फार्मूले से निकाला है ना। ये फार्मूला आप देखें ना,
देखने में पहले उसमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, हकीकत में ये बहुत आसान है। अगर मैं इसको बहुत आसान उसमें लिखूं ना इस फॉर्मूले को, देखिए ये फॉर्मूला ACOGS मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, सही है। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज कहा है, इससे एतराज किया है। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर दो तरह निकाल सकते हैं आप, कि ये कि कितने दिन में आपकी इन्वेंट्री आपके रिसीवेबल में बदल जाती है, यानी कितने दिन बाद आपकी पूरी इन्वेंट्री बिक जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आपको कहा कि ACOGS दोबारा से आया, मल्टीप्लाई किया एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये है कि आपके रिसीवेबल कितने दिन में सारे कैश में बदल जाते हैं, कितने दिन में, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसको डिवाइडेड किया मुशारका। तो फर्ज करें अच्छा अभी इसको अगर छोड़ते हैं आप, ACOGS यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्या मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ? सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा। तो मैं ये कह सकता हूँ ACOGS को मल्टीप्लाई करूँ इन्वेंट्री टर्नओवर, डिवाइड करूँ मुशारका टेनर, प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड करूँ मुशारका टेनर। इन दोनों को भी एक लिख सकता हूँ जी, सही है। ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन सकता है। अच्छा इसमें देखें, फर्ज करें ACOGS मेरी मिसाल में कितना था, 100 नहीं 300, मेरी मिसाल में 300 था ना। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज फर्ज करें मैं 75 दिन के अंदर मेरी सारी इन्वेंट्री रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बिक जाती है, तो तभी रिसीवेबल बनेगी ना। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, किसी को पता है? चले छोड़ें इसको छोड़ें, हम ड्रैग कर लेंगे। 75 कर दिया मैंने। मुशारका टेनर कितना है? मुशारका टेनर 360 डेज, एक साल के लिए मुशारका किया था। इसका जवाब 1 से कम आएगा 1 से ज्यादा आएगा? बताइए। कम आएगा, इसका मतलब पॉइंट में कुछ आएगा। अच्छा जब 1 से कम से आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनसे छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो हम देखें स्क्वीज कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं उसकी, यहाँ पे हमने हवा निकाली थी ना। आप डिवाइड बाय 3 करें या मल्टीप्लाई बाय 1 से कम करें, बात एक है, सही है। अच्छा 300 को आप 75 को मिला दिया, उसके बाद आपकी फर्ज करें रिसीवेबल जो है वो 30 हो गया, चलिए रिसीवेबल 30 दिन में कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें भी इसका पूरे का जवाब भी आप ले लेना तो 1 से कम आ रहा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए 1 से कम आंसर है। इसका मतलब ये स्क्वीज हो रहा है जी, ठीक है, ये स्क्वीज हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया, इसको टाइम्स से मल्टीप्लाई किया आपने, कितने टाइम्स में इन्वेंट्री घूम गई है और रिसीवेबल भी आ गया, आपने ये किया है। अल्टीमेटली ये स्क्वीज होके कम आएगा और ये उतना आ जाएगा जितना आपके करीब आएगा। देखें इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हतमी वर्किंग कैपिटल निकलेगा, लेकिन इतना निकल जाएगा जिससे निजा नहीं रहेगा। अच्छा फुकहा ने भी जब रासुल माल की तायीन की बात की है तो रफ़े निजा असल मकसद है ना, इतना कम हो जाएगा जो बिल्कुल निजा को रफा कर देगा, ठीक है। उसूलन होना ये चाहिए था। ये असल में पता है क्या है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय मुशारका टेनर। इसमें अगर आप एक चीज को और बढ़ा दें ना, पेएबल टर्नओवर और डिवाइडेड बाय मुशारका टेनर, तो ये पूरा है असल में कैश साइकिल। कितने दिन में आपका कैश घूम के दोबारा कैश बनता है। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड नजर आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर नजर आ रहा है, लेकिन पेएबल टर्नओवर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने कैश साइकिल नहीं लिया, कैश साइकिल आपने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप पेएबल में शरीक ही नहीं है। पेएबल आपका माकूदल ही नहीं है शिरकत का। पेएबल वो लेगा कर्जा, आप लेंगे ही नहीं, तो आप क्यों इसको अंदर लिखेंगे। इसलिए ये मॉडिफिकेशन है इस फॉर्मूले की, जो अकाउंटिंग में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। अकाउंटेंट जब भी ये फॉर्मूला जिक्र करेगा तो पेएबल टर्नओवर भी जिक्र करेगा। इस बात को इसमें डालना, तो पेएबल टर्नओवर को इससे निकाल दो। ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में किया गया है, दुनिया में कहीं नहीं किया गया है। इसलिए जब भी ये प्रोडक्ट आती है ना, तो ये वाली चीज ऐसी होती है, इस पर डिस्कशन शुरू होती है। अगर प्रोक्योरमेंट मेरी क्रेडिट में हो रही है उस पर्टिकुलर
तो हम ये कहेंगे कि वो खरीदा है उसने कस्टमर, हमारा नहीं है। उसके बाद कस्टमर ने खरीदने के बाद फिर उसमें इंजेक्ट किया है आराज की शक्ल में, क्योंकि कस्टमर की इंजेक्शन आराज की शक्ल में है। ये जवाब दिया गया है इसका। और ये बात आपके जो बहुत कैटेगोरिकल लिखा भी गया है इसको मैनुअल्स के अंदर, कस्टमर की इन्वेस्टमेंट भी आराज में हो रही है, हमारी भी मुशारका बिल है ये। तो ये अच्छा, तो बात देखें, आप इस तरह बोलें या आप ये कहते हैं कि 3 टाइम्स तो घुमा है, कितनी मरतबा घुमा है, 3 दफा घुमा, तो 3 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई बाय 0.3.7। बात एक ही होती है, नतीजा एक ही होता है, सिर्फ ये ताबीर का फर्क होता है। थोड़ा सा आगे जाएगा, मेरा पहले एंड होने वाला है। ये इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज निकालने का तरीका बताया। ये तरीका तो आप देख लीजिएगा, सब हर जगह है कि इन्वेंटरी टर्नओवर अगर डेज में निकालना हो ना, देखें सिंपल बात मैं बताता हूँ आपको, जब आपको डेज में कोई चीज़ निकालनी होती है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप COGS से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 365 से, और ये इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका जो आंसर आएगा ना, फर्स्ट फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ गया 75, तो इसका जो यूनिट होगा ना वो डेज होगा, 365 की वजह से। सही। लेकिन अगर आपको इसको टाइम्स में निकालना हो ना, तो आप कुछ नहीं करते, 75 को 360 को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यही डेज टाइम्स में बदल जाता है। यही काम आपको अगर इन्वेंट्री, ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर में कर दिया ना आपने डेज में, अगर आपको कलेक्शन पीरियड को निकालना है तो देखें कलेक्शन पीरियड होती है सेल्स पर, सही है, सेल्स पर होती है, तो इसलिए AR अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक सेल्स से होता है। इन्वेंट्री एक्सपेंस होती है, अकाउंट रिसीवेबल रेवेन्यू होता है बाद में जाकर, सही है। तो इसलिए आप जब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना हो डेज में तो COGS से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर निकालना हो तो सेल्स से डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं, 360 या 365, ये डेज में आ जाएगा। इसको टाइम्स में कन्वर्ट करना है, तो जो आंसर आए उसको डिनोमिनेटर में लग के 360 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा, टाइम्स में आ जाएगा। बात कोई ऐसी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, ये निकालने का तरीका हम लोग लिख देते हैं। आगे जाएगा, मेरा ख्याल है एंड हो रहा है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल एवरेज मुशारका इन्वेस्टमेंट, देखें ये वही फॉर्मूला, एक हमने हाइपोथेटिकल अगर लिया कि COGS आपका 105 है, नेट सेल्स 115 है, COGS वैसे होता है सेकंड हेड होता है और नेट सेल्स फर्स्ट हेड होता है, सही है। ये तरीका होता है, पहले रेवेन्यू आता है फिर एक्सपेंस आता है, यहाँ उल्टा लिखा है लेकिन बहरहाल कोई नहीं। मुशारका टेनर आपका 365 डेज है, एडजस्टेड COGS 100 है। देखें एडजस्टेड COGS इसलिए कर लिया है क्योंकि आपने कुछ एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड किया है, समझ रहे हैं जी जी। कौन से एक्सपेंसेस, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह को। फिर एवरेज इन्वेंट्री आपने ले ली, एवरेज इन्वेंट्री ले ली, कितनी है वो एवरेज इन्वेंट्री 25 फर्ज किया हमने। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 15 ले लिया, तो आपका जो टोटल लिमिट अप्रूव होगी वो 25 और 15 40 होगा, 40 का 70% लिमिट अप्रूव होगी जी, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज निकालेंगे, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं COGS से, मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। तो यहाँ हमने देखें यही किया है कि आपने डिवाइड किया है 25 को COGS से और मल्टीप्लाई किया है 365 से, यही किया है ना। सेम जवाब क्या है 87, ठीक है 87। अब देखें मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, 87 इन डेज, ये डेज आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज आ गया। अब आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज निकालना है, उसका तरीका है रिसीवेबल को डिवाइड करेंगे आप सेल्स से। देखें रिसीवेबल कितना है, रिसीवेबल है 15, सेल्स कितनी है 115, तो 15 को 115 से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे। लेकिन मुशारका टेनर कितना है 365, ठीक है, यहाँ भी मुशारका टेनर इज 365, क्लियर। तो इससे जो आपका मुशारका इन्वेस्टमेंट टोटल निकली है वो, अच्छा हमने ये जो आंसर आएगा ना, ये तो आपको बताएगा रेट, ये दोनों चीजें आपको बताएंगी रेट, ये कुछ नहीं बताएंगी उसके अलावा, ये रेट बताएंगी। रेट का कोई यूनिट थोड़ी होता है, रेट का कोई यूनिट नहीं होता कि ये रुपी है डेज है, कुछ नहीं है, ये रेट है,
87 को डिवाइड किया 365 से, ये तो डेज था, इसको डिवाइड किया इससे, इसको डिवाइड किया इससे, ये रेट निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल रेट आ गया इसका 0.56, ये रेट है, इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा ना। इस 0.56 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे सीओजीएस से, उससे निकल के आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने सीओजीएस को स्क्वीज किया गोया के 0.56 से मल्टीप्लाई करके स्क्वीज किया, उसमें से आपने एयर निकाल दी, तो एक्चुअल जो मटेरियल सीओजीएस था वो आपके सामने आ गया। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है। आगे जाएगा नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की हमने बात कर ली है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीलिंग से नीचे किसका प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट होता है, सीलिंग से ऊपर एज पर एग्रीड रेशो होता है। आगे जाएं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। देखिए मुशारा का प्रॉफिट इन्होंने निकाला है, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। सेल्स सीओजीएस माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10, फॉर मुशारका कितना प्रॉफिट आ गया 15, इसलिए कि आपने मुशारका के अंदर सीओजीएस को एडजस्ट किया था, सीओजीएस कम रखी तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो बिल्कुल सही किया हमने ये। और फिर आउटवर्ड फ्रेट वगैरह, फ्रेट के चार्जेस हम बहरहाल उठाएंगे क्योंकि हमारा है, और उससे प्रॉफिट आ गया 14। अब 14 में क्या होगा, आगे जाए, तो 14 प्रॉफिट आ गया, तो अब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे कहा था कि टोटल प्रॉफिट सीलिंग से नीचे प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट। सीलिंग कैसे निकलेगी, सीलिंग का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करें कार्बोर्ड से, उसको मल्टीप्लाई करें मुशारका के जितने अरसे तक आपने पैसे लगे रहे, सही है, और उसको डिवाइड कर दें 365 से। मुशारका इन्वेस्टमेंट आपकी निकली, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई, उसमें बैंक की कितनी है, कस्टमर की कितनी है, वाज़ेह हो गई। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सही है, 50-50% आपने तय कर लिया था फॉर प्रॉफिट बिलो प्रॉफिट सीलिंग अमाउंट, ये गलत लिखा हुआ है, सही है। 50-50% बिलो प्रॉफिट सीलिंग अमाउंट नहीं तय किया जा रहा, बल्कि बिलो प्रोपोर्शनेट, सही है, ये 50-50 नहीं होगा, बल्कि असल में 50-50 सही लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का वो है ना टोटल, वो प्रोपोर्शनेट है, इसलिए सही लिखा हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर प्रॉफिट अबव प्रॉफिट सीलिंग, बैंक की है 1% और कस्टमर की 99%, और वैसे तो आपका एओपी स्टैंडर्ड इसकी भी इजाजत देता है कि सीलिंग से ऊपर सारी आप कस्टमर को दे दें, एओपी ने इसकी इजाजत दी हुई है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी हमने 1% रख दी है, लेकिन ना भी रखें तो भी गुंजाइश है उस सूरत में। टारगेट प्रॉफिट रेट आपका 10% रखा हुआ था आपने, तो टारगेट प्रॉफिट रेट जो कायबोर है ना, ये कायबोर, दिस इज टारगेट प्रॉफिट रेट। आपको कमाना कितना है बैंक को, तो बैंक को 10% कमाना था, ये उसने सोचा हुआ था। अब क्या हुआ, रनिंग मुशारका का प्रॉफिट कितना आया है, 14 आया है, ठीक है। तो अब देखें रनिंग मुशारका प्रॉफिट सीलिंग कैसे निकली, A इंटू डी, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसको आपने टारगेट प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल इन्वेस्टमेंट को टारगेट प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई किया, तो उससे क्या निकला, सीलिंग निकल के आई। अब सीलिंग के नीचे क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं डिसाइड किया हमने, सीलिंग डिसाइड कर ली, और सीलिंग डिसाइड करने का फॉर्मूला बनाया। रनिंग मुशारका प्रॉफिट सीलिंग इज 3.7, ये किस तरह निकली कि A इंटू डी किया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयरिंग इन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये इसलिए आगे वाला ये वाला स्टेप इन्होंने इसलिए स्किप किया है, क्यों स्किप किया ये वाला स्टेप, इसलिए स्किप किया है क्योंकि इन्होंने एज्यूम किया है कि पूरे साल इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी। अगर आप 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो फिर इस प्रॉफिट को भी और स्क्वीज करेंगे, फिर प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट इस पर डालेंगे, उमूमन डाला जाता है, सही है। इसमें फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको स्किप किया। नेक्स्ट, ये हो गया पूरा। ये प्रॉफिट सीलिंग निकालने का फॉर्मूला लिख दिया, देखें, टोटल एवरेज मुशारका इन्वेस्टमेंट, कायबोर, नंबर ऑफ डेज इन मुशारका पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिखो ना लिखो बराबर है, इसलिए नहीं लिखा था पहले। एंड दैट्स ऑल। नाउ एनी क्वेश्चन? इसका आपका टेस्ट होगा भाई, शराब मुफ्ती नहीं है ये केस स्टडी, बिलाल एक तो केस स्टडीज निकालते हैं। हाँ, बल्कि उसूलन क्या होना चाहिए कि
जैसे कोई कंपनी है ना जो जो हाँ, उसका- जो लिस्टेड कंपनी है हाँ। ना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देकर ये कहें भाई आप इसकी टोटल बताएं कितनी हम लिमिट इसमें मुशारका करना मुशारका करना है तो लिमिट बताएं, हाँ टोटल मुशारका इन्वेस्टमेंट कितनी है वो निकाल के दें सीओजी इनकम स्टेटमेंट से, और उससे बहुत ज़बरदस्त, यानी ये उस पर तो पेपर बन सकता है बहुत अच्छा अगर कहेंगे तो। मैं फाइनल के पेपर में इसका मार्क्स डालूंगा, सीधी बात बता रहा हूँ। आप पढ़ा रहे हो? इसीलिए तुम उसकी शराब दिला थोड़ी ना। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा फिर। आप फिर बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। चेक भी तो मैं हाँ चेक भी मैं कर लूंगा, कोई नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप समझ जाते हैं तो ये मार्केट की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ। चीनी तो नहीं है ना? नहीं, एक दोबारा जी, नहीं दूसरी नहीं करें, इसको नहीं। माइक्रोवेव में कर लेंगे हम। 10 सही मिनट बैंक स्लीपिंग पार्टनर होता है। बैंक स्लीपिंग पार्टनर होता है, और लेकिन लिखा हुआ नहीं होता कि स्लीपिंग पार्टनर है। इसकी स्लीपिंग पार्टनर कंसीडर नहीं किया है। हाँ जो शर्त मतलब मतलब रखा जाता है। मतलब रखा जाता है, तो ये शिरकत रूस है, शिरकत वक्त में तो जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, हनफिया के नज़दीक जायज़ नहीं है। लेकिन इस मसले में शिरकत बिल उरूस के अंदर तो हमारे दारुल इफ्ता भी फतवा देते हैं तकवीम के बाद जायज़। तकवीम ये असल जो मसला है ना, शिरकत का रूज बाद तकवीम है। आदत तकवीम है, और तकवीम बाहमी रजामंदी से तय हो जाए। तो हमने क्या तय किया, हमने तय किया हिस्टोरिक वैल्यू इस तकवीम। हिस्टोरिक वैल्यू समझते हैं ना कि जो वैल्यू इस पे आ रही है ना, जिस जो कॉस्ट की वैल्यू है, जिस पे आपको इन्वेंट्री पड़ी है वो हिस्टोरिक वैल्यू है। हमने बाहमी रजामंदी से तय कर दिया कि ये वैल्यू है जिस पर हमने तकवीम कर ली है, तो जायज़ हो जाता है। जरूरी नहीं मार्केट वैल्यू पर ही तकवीम होना, बाहमी रजामंदी से भी कुछ तय कर लिया तो भी इसकी गुंजाइश है। इसका जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दो दफा जो हुई है, क्या इससे नाम? बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं कि ये पहली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और ये सिर्फ नाम की है, शिरकत है, उससे रिबा वाले फायदे हासिल हो रहे हैं इससे। और मतलब देखें रिबा वाले फायदे तो नहीं है, क्योंकि रिबा का बुनियादी फलसफा यह है कि वो नाजायज क्यों होता है, इसलिए कि आप रिस्क नहीं उठाते हैं। और हमने पूरा रिस्क उठाया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का पूरा रिस्क हमारा है, तो रिबा तो नहीं कह सकते क्योंकि कर्जा तो नहीं दिया हमने, तो एक आयान के अंदर शिरकत कर ली है जिसके तबाह होने पर नुकसान हम उठा रहे हैं, तो रिबा कैसे कह सकते हैं? रिबा में तो मुकरिज कभी भी नुकसान नहीं उठाता, सिर्फ नतीजा वो आ रहा है, वो तो उस पर तो रिबा का हुक्म नहीं लगेगा। और मजीद ये है कि बल्कि मैं बताऊं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये ज़्यादा अच्छी है इवन उस प्रोडक्ट से जो एओफी कह रहा है। एओफी ने तो और भी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया उसको, सीलिंग से ऊपर सारा का सारा उसको दे दिया। हमने तो फिर भी कुछ ना कुछ 1% तो दिया है। लेकिन इसमें ये जो सीलिंग से ऊपर जो देते हैं ना, तो मजमूई तौर पे फिर भी प्रॉफिट रेशियो निकल आता है। हाँ मजमूई तौर पे तो प्रॉफिट रेशियो निकल आता है ना हाँ इम्पैक्ट, यानी बिलो सीलिंग और आफ्टर सीलिंग का मजमूआ जब हम लेंगे हाँ तो वो जो हमने डिसाइड किया था प्रोपोर्शनेट, वो डिसेंड हो जाएगा हमारी तरफ से जी हाँ। और भी नीचे आ जी जाएगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और क्योंकि रब्बुल माल ये जो मुदारिब है, बैंक दिखाइए अपने डिपॉजिटर्स का मुदारिब है, तो मुदारिब तो जमीन होता है, तो ये सीलिंग से ऊपर वो जो ऐसे ही दे देते हैं वो हिबा हुआ है किस्म का। नहीं बैंक को हाँ हिबा तो नहीं करते हम, सीलिंग से ऊपर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं ना। तो हम- रेशो में भी वो नॉमिनल सा अपने पास रखा है और ज्यादा उसको दे रहा है। हिबा तो नहीं हो रहा, मुजारिब हिबा नहीं कर सकता ना, लेकिन मुजारिब ये तो कर सकता है कि कम से कम अपना नफा रखें। कम नफा रख सकता लेकिन है। वो जो लॉसेस बेयर कर रहा है या उसका रिस्क ले रहा है वो टोटल उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका ले रहा है, हाँ और जब प्रॉफिट की बारी आ रही है तो वो कम नॉमिनल रख रहा है। तो तो ये इसमें तो कोई फिकी मुखालफत तो लाजिम नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी तरफ से इजाज़त मुतलका है रब्बुल माल की तरफ से कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता रब्बुल माल की तरफ से हिबा करने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि वो तो उसके लिए मुफीद नहीं होता है। हम कहीं हिबा करते हैं। अभी हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में एक सवाल आया कि आप मुजारबत के पैसे से इजारे पर असासा खरीदते हैं और आखिर में हिबा कर देते हैं, मुजारिब को तो हिबा करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सवाल है जिसका अभी हम सोच रहे हैं कि फिकी एतबार से इसका क्या। देखिए एक उसूल जो इसका कुलिया है ना, जो हिबा की ममानियत है ना, वो ये होता है कि जिससे मनफात नहीं होती है, लेकिन वो एक्टिविटीज किसी क्लाइंट को लंच पे ले गया, वो भी तबर्रुअ है ना, और मार्केट नॉर्म है अल्टीमेटली आप तो वो आप उससे बिजनेस एक्टिविटी डिराइव कर चुके होते हैं हाँ। उसकी, तो आपका ये मार्केट नॉर्म है। अगर आप हिबा नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, दूसरी तरफ से इजारा करने को नहीं जी हाँ, आएगी। ये उसके लिए मजबूरी तौर पर मजर्रत मसरत नहीं है। और यहाँ पर इसी जो तरह का हम है जवाब लिख रहे हैं, लेकिन इसको फिर जाएंगे हजरत के पास भी शायद दिखाएंगे इसको। ये कह रहे हैं कि सीलिंग से ऊपर सारा उसको दे दिया और नुकसान बर्दाश्त भी कर रहे हैं, तो सीलिंग से नीचे भी तो जो प्रोपोर्शन के मुताबिक हो रहा है उसमें भी तो इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता और
उसको नफा मिल नफा जाता मिल है। रहा होता है। हाँ। ऐसे तो नहीं कि आप काम भी नहीं करें और आपको पूरा नफा मिले। तो और ये दोनों मिला के एसेट्स जब में भी नहीं शरीक होता। असल असल इसका ये है कि दोनों मिला के- मजमुआ हम देखें, मजमुआ हाँ, दोनों को मिला इस के पूरे आउटपुट का जो मजमुआ आ रहा है ना, तो वो प्रोपोर्शनेट से हटकर नीचे चला जाएगा। शिरकत हो रही है, उस शिरकत की तकसीम के दो अंदाज उन्होंने कर दिए कि हम पहले इस अंदाज से करेंगे, बाद में उस अंदाज से करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे हम नफ़ा में शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि हम नफ़ा से फारिग हो गए। सर्विस इंडस्ट्री में भी बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री के लिए तो ये प्रोडक्ट है ही नहीं। सर्विस इंडस्ट्री के लिए जब आप जाएंगे मुशारका करने, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका है उसमें बहुत हेवीली मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर जाके होता है। लेकिन वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपना शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट करता है, बैठता है, और उसमें स्टेट बैंक की तरफ से इसकी इजाज़त भी है कि आप उस प्रोडक्ट को अपने तौर से मॉडिफाई करके भी टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस पर बिल्कुल रिजिडिटी हो के एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला फार्मूला ही यूज़ किया जाए टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, बल्कि इसके लिए कुछ और फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, किया जा रहा होता है। बहुत दफ़ा हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, माइनस वाला करंट अकाउंट माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अक्सर हम लोग कई मरतबा किया है इसको, लेकिन ज़्यादातर बहरहाल वही फार्मूला है जो ये वाला है। कभी ऐसे लेकिन इस फार्मूले की असल में आपको बेसिक और फिलोसफी को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप परेशान होंगे कि ये हुआ क्या है, और उसकी मुश्किल जारगन्स को देखकर तबीयत उससे उचाट होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने देखा कि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसका मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो टाइम के लिहाज से जो हमारा प्रॉफिट वो होता है, वेरिएबल हो रहा होता है, उसकी क्या वजह है? टाइम के एतबार से प्रॉफिट, हम जैसे कि हमने जो उसने इन्वेस्टमेंट निकाली है, हमने उसके लिए टाइम पीरियड मुख्तस कर दिया है, वो 1 साल के अंदर तब भी पैसे देगा चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम चेक कर रहे होते हैं कितना अर्सा उसके बाद पैसा रहा है कि नहीं। हाँ, तो मुशारका टेनर है ना, जाहिर है 3 महीने के अंदर जितना प्रॉफिट आएगा तो 6 महीने में तो ज़्यादा होगा ना। ये कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ये जो आपका फॉर्मूला है ना 80/360, अगर ये 160/360 हो जाएगा तो सीलिंग बड़ी हो जाएगी ना, तो आपको ज़्यादा हिस्सा आपका प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और कम हिस्सा 1/99 में खर्च होगा। और अगर ये कम हो जाएगा तो कम हिस्सा प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट खर्च होगा और ज़्यादा हिस्सा 1/99 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हम यहाँ से इसको कैटर किया है इस फॉर्मूले से, और ये सीलिंग अलबत्ता डिसाइड होती है एट द एंड ऑफ टेनर। सीलिंग अलबत्ता डिसाइड होती है एट द एंड ऑफ टेनर। फिर सबसे बड़ा शिकायत ये किया जाता है कि मुनाफा मुतय्यन नहीं होता जब तक साल का आखिर ना हो जाए। हाँ, सीलिंग डिसाइड होती है एट द एंड ऑफ टेनर। तो इसके लिए इसको हमारे बोर्ड में भी डिस्कस हुआ था, बल्कि मौलाना एहसान साहब ने ये उस वक्त इश्काल किया था कि 2 चीज़ें अभी यहाँ पता नहीं है हमें। एक तो हमें ये भी नहीं पता कि मुनाफा कितना है, दूसरा ये भी नहीं पता कि रासुल माल कितना है। तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन के बाद फिर हमने हवाले देखे थे, तो अल्लामा कासानी ने इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रासुल माल की तायीन और नफ़े की शरह की तायीन, ये असल मकसद इसका है निज़ा का ख़त्म करना। लिहाजा अगर नफ़े की तकसीम से पहले रासुल माल की और नफ़े की शरह की तायीन हो जाती है तो काफ़ी है। उसकी तायीन में मसला हो गया ना। नहीं होता अगर कोई ऐसा तरीका हो, जैसा कि यहाँ नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ तो आपको तो पता है कि जब एंड हुआ है उस वक्त आपको सिर्फ इसकी तायीन करनी है ना 80 की, बाकी सब चीज़ें तो तय हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट का भी फार्मूला है, कैबोर भी पता है, 80 तो उस वक्त तक पता चल ही चुका होगा, तो इसमें तो निज़ा होता ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा तरीका जो जिससे रफ़ निज़ा हो जाए उसके ज़रिए से तायीन हो जाना काफ़ी है। चलो ये फार्मूले के जरिए तो हम इसको एक बांध दिया ना, वो तो नहीं होगा, लेकिन तकसीम से पहले नॉर्मल 1-2 बंदे बिजनेस में शरीक हुए हाँ। और उन्होंने नफ़ा की कोई शरत तय नहीं की, और आखिरी उसमें जब तकसीम करने लगे तकसीम से पहले उन्होंने शरत तयन शुरू कर दी। हाँ, वो यहाँ तो लड़ाई पड़ेगी, तो या नहीं, मसला तो आसान नहीं, बात ये है कि नफ़े की शरह तो अगर तय नहीं की, फर्ज करें तो ये 0 तकसीम के वक्त तक भी तय नहीं की, तो नफ़ा किस तरह तकसीम होगा? रासुल माल के। और अब रासुल माल की तायीन होनी ज़रूरी है, वो भी नहीं हुई अभी तो। वो अगर आखिर में हो गई तो हो जाएगा, और रनिंग शारका में आखिर में हो जाएगा। उसका हुक्म तो उसकी सॉल्यूशन ऐसे है जैसे फासिद हुक्म का उसका हाँ। अकल का होता है। नहीं, फासिद नहीं होता वो आखिर, साफ इबारत है। आप बेकदरी रासिल माल करके सर्च करें, अल्लामा कासानी ने लिखा है। नहीं, फिर इस पे ये मसला होगा ना कि एक बंदा, दोनों शरीक हुए, एक बहुत माहिर था, दोनों का जो सरमाया बराबर बराबर, एक माहिर था और एक थोड़ा सा कमज़ोर था। अब दोनों की ज़हन ये है कि जो माहिर है उसको ज़्यादा पोर्शन मिलेगा, लेकिन एट द एंड जब वो तय करने लगे तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारे सामने कोई प्रोपोर्शन है नहीं तनासब इसका, तो हम जाते हैं सरमाया की तरफ।
सरमाया की तरफ जाएंगे तो जो माहिर है वो कहेंगे यार मेरे से क्या हो रहा है। तो इस सूरत में तो ये मसला है गड़बड़ वाला। फासिल ये वाले अभी कॉल है, नज़र- ये कॉल है इसको। लेकिन इसमें होगा क्या आखिर में? इसमें आखिर में होगा यही कि सरमाया के तनासुब से ही तकसीम होगा, और अगर शिरकत फासिद भी करार दें तो सरमाया के तनासुब से तकसीम होगा। लेकिन शिरकत फासिद होती नहीं है मकदार रासुल माल के मालूम ना होने से, इसके सही हवाले मौजूद ये हैं। मकदार मालूम ना हो लेकिन हम उसका वो नहीं तय कर रहे हैं जिसमें निज़ा का खतरा है, नहीं तो इस वजह से शायद नहीं, अगर मकदार मालूम ना हो और उसके बाद जो है वो नफ़े का अलबत्ता तकसीम से पहले मकदार मालूम हो जाती हो तो फिर शिरकत सही हो जाती है। अलबत्ता अगर मेरे ज़हन में एक और बात आ रही थी कि अनवर शाह कश्मीर में उन्होंने शायद ये कहा था कि अगर कोई अक्द फासिद होता है तो वो जिसमें मुफसी का निज़ा हो और वो बग़ैर किसी निज़ा के ख़त्म हो जाता है तो ये अक्द वापस सही हो जाता है। तो इस तनाज़ुर में शायद उन्होंने कोई बात की हो कि अगर तकसीम से पहले प्रोपोर्शन तय हो जाता है, कोई लड़ाई नहीं होती, तो फिर हम इस शिरकत को सही कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि शिरकत फासिद है। यहाँ तक कि अगर मकदार रासुल माल मालूम नहीं है अक़द के वक्त में तो उसकी सराहत है कि शिरकत फासिद नहीं है। मकदार रासुल माल का मसला नहीं, मैं नफ़े की शरह की बात कर रहे हैं। कि अगर बाद अगर ऐसे सिनेरियो होते कि आप अगर उस बंदे को लेके आते ना प्रोपोर्शन में तो वो कहेगा ऐसे मैं नहीं करूँगा कभी भी। लेकिन मकदार पता है, हाँ मकदार पता है, अक़द के वक्त तय था, अकद के वक्त मकदार तो पता था लेकिन वो प्रोपोर्शन तय नहीं है। प्रोपोर्शन तय नहीं था, नफ़े तो बाद में उसका कहना बातिल है। कैसे वो बाद में उसका कहना बातिल है क्योंकि अक़द तो सही हो गया। हम ये नहीं कहेंगे अक़द फासिद हो गया, हम कहेंगे अक़द सही हो गया और आपका ये मुतालबा करना है कि अब मुझे ज़्यादा नफ़ा दो, ये बात अब बातिल है क्योंकि जब आपका नफ़े का तनासुब तय नहीं हुआ था तो मकदार और रासिल माल पर मैं कह रहा हूँ झगड़े का वो है ना उसमें। नहीं, झगड़ा तो फिर कोई बंदा किसी भी गैर माकूल बात पे कर सकता नहीं है। आप उसको बांधा नहीं हो ना किसी चीज़ से हमने के ये आपको मिलेगा। बांधा हुआ है क्योंकि जब नफ़े का तनासुब तय नहीं हुआ तो बांधा हुआ है मकदार और रासिल माल से, खुद ही बंधा हुआ है। अब वो बाद में कह रहा है नहीं मैं तो यूँ था मैं तो मुँह था, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इससे शिरकत को क्यों फासिद कहेंगे कि किसी बंदा कोई बंदा एतराज़ कर रहा हो तो ये तो उसके दिमाग का मसला है। बिल्कुल इस मसले से अगर साइलेंट होकर कोई तय नहीं हुआ तो फिर वो रासुल माल की तरफ भी जाएगा। फिर रासिल माल ले जाए, ये तो तय